अगला क्वेश्चन आपके सामने सही विकल्प के रूप में है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो जो एक कूलम आवेश होता है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18। जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है। 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में। यदि हमसे ये पूछा जाए कि आवेश का मान कितना होता है, तो जो आवेश का मान, ये मूल आवेश का मान होता है, वह होता है 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। यहाँ पर प्लस की वैल्यू लिखी हुई है, अगर -19 होती, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में आप देख लीजिए थर्ड नंबर पे जो दिया हुआ है, थर्ड नंबर किसकी वैल्यू है, एक कूलम आवेश की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, एक कूलम आवेश की वैल्यू है, ना कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक कूलम आवेश बराबर कितना, 1.6 गुणे 10⁻−19, ठीक है। और एक कूलम में आवेश की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश उत्पन्न क्या करता है, गतिमान आवेश जो है वह विद्युत क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 3, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, गतिमान आवेश दोनों ही चीजों को उत्पन्न करता है। में जो उत्तर है वो कैसे, पहला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो जो लेंस की फोकस दूरी होती है वह लेंस की क्षमता पर किस प्रकार से निर्भर करती है, तो P = 1/f। अब P = 1/f का मतलब ये हुआ कि जो लेंस की क्षमता होती है वह 1/, फोकस दूरी के बराबर होती है। ये यहाँ पे दिख रहा है कि लेंस की जो क्षमता है वह 1/, फोकस दूरी के बराबर। तो फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा है, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहते हैं। व्युत्क्रम गेट यहाँ पर बोला गया है नॉट गेट को, तो व्युत्क्रम गेट किसको कहते हैं, नॉट गेट को, या हम कह सकते हैं व्युत्क्रमण गेट भी कहते हैं इसको, इनवर्स गेट भी कहते हैं और इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। तो नॉट गेट जो है इन्वर्टर गेट भी कहलाता है, व्युत्क्रम गेट व्युत्क्रमण गेट कहलाता है। जो नॉट गेट है इसका जो बूलियन समीकरण वह A बार होता है, y = A बार, ये हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। अगला है, लेंज का नियम किस सिद्धांत -FO/FE × 1 + FE/d। तो जो आवर्धन क्षमता है उसका मान दो शर्तों पे बढ़ेगी। M = -FO/FE लिखा हुआ है, तो जो सामने है अर्थात FO, जो अभिदृश्यक फोकस है, अभिदृश्यक जो फोकस होगा वो कौन होगा, FE नेत्रिका होगी, और अभिदृश्यक क्या होगा, FO। तो जो FO है वह M के सामने है, अर्थात M और FO एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो FO का मान बढ़ने से आवर्धन क्षमता का मान बढ़ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि FE का मान घटने से आवर्धन क्षमता का मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि FO का मान अधिक होना चाहिए जिससे खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ जाए, या हम ये कहें कि FE का मान कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो कुचालक माध्यम होता है, अगर हम किसी वस्तु के पास या किसी धातु सतह के पास दूसरी वस्तु को लेकर जाते हैं जो कि कैसा है,
माध्यम जिसका है कुचालक है। अगर हम कुचालक माध्यम को किसी वस्तु के पास लेकर जाते हैं, किसी चालक के पास लेकर जाते हैं, तो उसका जो विभव होता है वह घट जाता है। विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो जो विस्थापन धारा होती है वह समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने के साथ साथ उत्पन्न होती है। विस्थापन धारा किसके द्वारा उत्पन्न होती है या किस कारण से उत्पन्न होती है? समय के साथ यदि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, समय के साथ क्या होता है, यदि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। दोस्तों और भी आगे वीडियो है और सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दिया हूं, इसलिए आप वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी। ए को बी से मिलाना है। यहाँ पर हम सही जोड़ी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है वह होता है -VO/UO × 1 D/FE। ये हो गया डी नंबर। तो जो डी नंबर है ये पहले का आंसर होगा। दूसरा है ब्रूस्टर का नियम। ये जो ब्रूस्टर का नियम होता है, ब्रूस्टर का नियम किससे संबंधित है? तो ब्रूस्टर का नियम प्रकाश के ध्रुवण पे डिपेंड होता है, प्रकाश के ध्रुवण पे। ये लिखा हुआ है नीचे आई नंबर पे। फिर है अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणों की खोज किसने की? तो अवरक्त किरणों की खोज की थी विलियम हर्शेल ने, जो कि एफ नंबर पे दिया हुआ है। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का बड़ा मात्रक, जो कि सबसे लास्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का बड़ा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि सबसे लास्ट में दिया हुआ है, जहाँ पर 2 के बाद। तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है। डायनेमो। तो जो डायनेमो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि सी नंबर पे दिया हुआ है। तो डायनेमो जो है वो 5वें नंबर का आंसर है, अर्थात 5 नंबर का आंसर बी नंबर का क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। फिर है अमीटर। तो अमीटर जो होता है वह क्या काम करता है? तो अमीटर धारा नापने के काम आता है। अमीटर किस काम का आता है? धारा नापने के काम आता है। इस प्रकार से धारा नापने का जो यंत्र होता है वह अमीटर कहलाता है, और धारा की उपस्थिति का जो पता लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? धारामापी कहते हैं। और अंतिम क्वेश्चन विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य बोले या विद्युत शक्ति बोले, तो विद्युत शक्ति का जो आंसर होगा वह क्या होगा? यहाँ पर VI। विद्युत शक्ति का आंसर क्या होगा? V × I। ई नंबर पे दिया हुआ है। ये हो गया 7 नंबर का आंसर। ये 7 नंबर का आंसर है विद्युत सामर्थ्य मतलब P। शक्ति बराबर वोल्टेज गुणे धारा। तो शक्ति क्या होती है? किस परिपथ में हम कितने धारा प्रवाहित कर रहे हैं और कितने वोल्टेज की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर है। अगर दूसरा यहाँ पर देता तो शक्ति बराबर एक चीज और होता है I²R भी होता है, जो कि ओम के नियम से प्राप्त होता है। ठीक। तो दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि अगला वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। कक्षा 12वीं का छमाही परीक्षा के लिए पेपर, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पेपर से कम 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं वह है गामा किरणें। और सबसे कम आवृत्ति पूछी जाए तो सबसे कम आवृत्ति होती है रेडियो किरणों की, ये रेडियो तरंगों की। और यदि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आवृत्ति के बारे में ना पूछ करके यदि तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछता है तो सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वह रेडियो तरंगों की होती है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों की होती है। दूसरा क्वेश्चन, धारावाही परिनालिका खाली स्थान की भांति व्यवहार करता है। तो जो धारावाही परिनालिका होती है वह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। धारावाही परिनालिका किसकी भांति कार्य करता है? दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। तीसरा है मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपको तो मालूम होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज, जो व्हीटस्टोन सेतु है, उसी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर मीटर सेतु कार्य करता है। अगला है जल के अंदर वायु का बुलबुला किस भांति या किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो जल होता है जो पानी के अंदर जो वायु होता है, वायु का बुलबुला होता तो उत्तल लेंस की भांति है, लेकिन अगर वह पानी के अंदर डाल दिया जाए तो वह एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नैंड गेट का बुलियन व्यंजक। तो नैंड गेट जो होता है वह एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर के बना होता है। जो नॉट गेट होता है उसको हम व्युत्क्रमण गेट कहते हैं, अर्थात ए इनवर्स या ए बार बोल सकते हैं। तो और एंड गेट जो होता है वह ए एंड बी अर्थात ए डॉट बी देता है, गुणा के रूप में मिलता है। इस प्रकार से हम यदि दोनों को नॉट के साथ एंड को मिला देते हैं तो हमें एक नया बुलियन समीकरण मिलता है, जो कि होता है आउटपुट y = a डॉट बी बार।
इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए डॉट बी बार या ए एंड बी बार। आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण, तो आकाश जो है वह नीला दिखाई देता है क्योंकि यह प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जिस प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात जो प्रकाश ज्यादा से ज्यादा फैलाव करती है, जिसका तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक फैलता है। तो नीला प्रकाश जो होता है वह अधिक प्रकीर्णित होती है, अर्थात अधिक फैलाव करता है, अधिक विस्तृत हो जाती है। इस कारण से जो आकाश होता है वह नीले रंग का दिखाई पड़ता है। तो किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को हमें किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को हमेशा या सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि विद्युत परिपथ के साथ जो अमीटर होता है, अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।